नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी यादें होती हैं जो उसको आजीवन गुदगुदाती हैं और जो लोग उन किस्सों को सुनते हैं उनको भी मज़ा आता है। मेरे जीवन में भी ऐसी तमाम यादें हैं, आपके जीवन में भी होंगी। तो हमारे जान पहचान के लोग और लोग उस उन यादों का आनंद लें। इसके अलावा आप लोग भी इन ऐसी यादों का आनंद लें, ऐसा मैं चाहता हूँ। और इसीलिए ये नया चैनल मैंने शुरू किया है, फुलझड़ियाँ नाम से। अभी नाम दिया नहीं है, दे दूँगा, फुलझड़ियाँ नाम ही दूँगा। तो सबसे पहले तो वही पुरानी बात कि आप लोग इसको देखिए, पसंद करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी भी बातें मिलती रह सकें, सुनने को हल्की-फुल्की यादें, जिनको सुन के आपको सचमुच आनंद आएगा। आज पहली बात बताऊँगा, अगर आपको पसंद आए तो उसपे कमेंट ज़रूर करिएगा, ये मेरी गुज़ारिश है आप लोगों से। और जो उसमें अच्छा लगा उसका भी ज़िक्र करिएगा। इसके अलावा आप लोगों से एक और निवेदन भी है कि ईमेल मेरे उसके ईमेल पे जा करके आप जो इस तरीके के आपकी जीवन की यादें हैं उनको भी उस पे लिख भेजिएगा, तो ये मतलब बोल करके वीडियो बना करके, तो उसको भी इसमें स्थान दूंगा, तो उससे थोड़ा सा इसमें एक वो मिलेगा, एक मतलब एक फैलाव आएगा, उसको लोग देख के उनको पसंद करेंगे। ऐसा है। आइए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा बात करने से कोई लाभ नहीं। बचपन की बात है मेरे। बात बनारस की है। बनारस में एक मोहल्ला है बाग बरियार सिंह। मोहल्ले का असली नाम तो बाग बरियार सिंह ही है, लेकिन उसका जो प्रचलन में नाम है वो है चौर छठवा। और वो एकदम चौर छठवा जैसा मोहल्ला भी था। मैं जब हम लोग बच्चे थे तब की बात बता रहे हैं, अब जैसा भी हो मुझे पता नहीं। और चौर छठवें मोहल्ले में चौर छठवा टाइप के लोग ही रहते थे। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल बात चल रही इसलिए बता रहा हूँ। अभी किस्सा बताऊंगा तो आपको याद है, आपको लगेगा कि ऐसा ही है। उस मोहल्ले में ज़्यादातर आड़ती रहते थे और भी तमाम लोग रहते थे, लेकिन आड़तियों का वो मुख्य मोहल्ला हुआ करता था। मेरे पेरेंट्स टीचर थे, माता हमारी जीजीआईसी पढ़ाती थी, पिताजी जीआईसी पढ़ाते थे। और उस समय बनारस का जीजीआईसी और जीजीआईसी जो था वो तो उधर क्या नाम है, चेतगंज में था। और जीआईसी जो था वो एक उधर क्या नाम है, लवराबीर में था। जीआईसी अभी भी लवराबीर में ही है, लेकिन जीजीआईसी कहीं और चला गया है। और जीजीआईसी जो एक बड़े मोहल्ले में था, वो मोहल्ला उसको मतलब जीजीआईसी जो जिस बिल्डिंग में था, उस बिल्डिंग का भी इतिहास बड़ा मज़ेदार था। अभी भी है, वो बिल्डिंग अभी भी है। एक वहाँ बनारस में रईस हुआ करते थे जिनके बारे में वो किस्सा बताया जाता था, उन्हीं का वो रंग महल हुआ करता था। वो लल्लन छग्गन उनका नाम था, लल्लन छग्गन का तबेला बोलते थे उसको। तो उसमें लल्लन छग्गन बैठे रहते थे, नाच गाना सब होता रहता, बड़ा सुंदर था, अंदर अंदर से था, बहुत बड़ी शानदार फव्वारा वगैरह भी लगा हुआ था। और लल्लन छगन साहब की एक आदत थी कि वो उसमें क्या करते थे, ऊपर उस बैठे रहते थे और पान खा के नीचे से जो जिसका थोड़ा बहुत कपड़ा गंदा दिखाई देता था उसमें थूक देते थे। और वो जाहिर सी बात है गाली उली बकने लगता था, जो जाहिर सी। और बनारस की गालियाँ आप लोगों ने तो नहीं सुनी होंगी, हमने तो सुनी है। बनारस के और भी तमाम प्रसंग मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो। और बनारस की गालियाँ जो है बड़ी मतलब बड़ी समझ लीजिए कि ऐसी गालियाँ कि वो आपको वो बनारस में ही सुनने को मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। उन गालियों का भी ज़िक्र करूँगा मैं काल तक। तो जब वो थूक देते थे ज़ाहिर सी बात है, वो आदमी कितना गरीब गुरबा हो कुछ भी हो, आपको ऊपर से थूक देंगे तो चिल्लाएगा आदमी वो। तो वो चिल्लाता था, गाली उली बकता था, तो लल्लन शंकर उसको उसकी गालियों का आनंद लेते थे। बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जो इतना जीवंत शहर है कि वो गालियों का भी आनंद लेता है। आप लोग कभी जाइएगा तो आपको आनंद आए, उसको आप देखिएगा। मेरी तो पैदाइश भी बनारस की है और बाद में मैंने बनारस में नौकरी भी की, तो मुझे उस बनारस के कल्चर का अंदाज़ा है। बहुत मस्त मौला शहर है, इसमें कोई शक नहीं। भाई जो शहर मृत्यु का उत्सव मनाता हो तो मस्त मौला तो है ही है। अब उसमें वो गाली जब बक चुका था तो लल्लन छगन आदमी भेजते थे, जाओ उसको ले आओ ऊपर। वो आता था, उसको कहते थे जाओ, को जो अब क्या यार पान खा रहे हैं, चू गया तो क्या करें, जहाँ गाली न बको। तो वो अपना जा करके वो कहते थे उसको नहलाओ धुलाओ, फिर वो नहलाए, उसको कपड़े वपड़े दिया जाता था, नहाता धोता था। फिर उसको 4 जोड़ी नए कपड़े दे करके और खाना वाना खिला करके विदा किया जाता था। ये मतलब लल्लन छगन साहब का आनंद लेने का एक शक्ल था। बहरहाल ऐसा शहर है बनारस, और था भी। तो उसी बनारस के उस चौरछठवा मोहल्ले में हमारे पिताजी ने एक पूरा मकान लिया हुआ था। और हम लोग अपना सब लोग रहते थे, हम 3 बच्चे थे, हमारी दादी थी, अम्मा पिताजी थे, सब लोग रहते। बड़ा अच्छा मकान था, पूरा मकान था। और उस मोहल्ले में होता क्या था कि चूँकि बनारस मतलब गालियों का शहर ही है, बनारस के मतलब शुरुआत ही मतलब बनारस का जो आदमी है शुरुआती गाली से करता है, और गालियाँ भी बड़ी नायाब, पता नहीं मुझे नहीं मालूम अभी कि उन गालियों का मुझे ज़िक्र करना चाहिए, नहीं करूँगा, पता करके करता हूँ अगर
यूट्यूब वालों को दिक्कत नहीं हुई तो गालियों का भी प्रयोग, मैं गालियाँ जो बनारस की ख़ास है उनको एक एक करके बताऊँ। अब साहब उसमें क्या होता था कि वो गाली गलौज बनारस की तो थी, मम्मा पिताजी जानते ही थे, लेकिन वो चाहते थे कि बच्चों का उस पर प्रभाव ना पड़े। हालांकि वो शायद ये बात को नहीं जानते थे कि बच्चे जो है वो भी सब जानते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी था। तो सुबह वो करीब 7-8 बजे बहुत ज़ोर का कोलाहल होता था, और हम लोग जो थे वो उस कोलाहल से हम लोग की नींद जो थी वो टूट जाती थी। अगर सोए रहते थे तो, जगे रहते तो कोई बात नहीं। और उसके बाद साहब ये मान के चलिए कि एक से एक धुआंधार गालियाँ आने लगती थी। तो सब समझ में नहीं आता था कि चलिए शुरुआत की बात, बाद में तो खैर वो उसका क्रम हो गया था, देख देख के बड़ा आनंद आता था। तो हम लोग तुरंत उन गालियों के बाद बाहर निकल के बच्चे लोग उस गालियों का आनंद लेते थे। तो दृश्य ये होता था कि उस मोहल्ले में जितनी औरतें रहती थीं, वो मतलब वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठा हो जाती थी। और इकट्ठा होने के बाद झगड़ा भगवान जाने किस बात पे होता था, ये तो मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन झगड़ा होने लगता था। और वो झगड़ा भाई साहब, वो गालियाँ बस पूछिए मत। और सारी की सारी औरतें जो थी वो गालियाँ बकते-बकते, फिसकुल फेंकते-फेंकते एक दूसरे के बाल पकड़ के नोचने लगती थी। और वो गालियाँ इस कदर मतलब ज़बरदस्त होती थी कि मतलब हर औरतों के मायके और क्या नाम ससुराल के साथ-साथ पुश्तों का इतिहास खोला जाता था रोज़। और पूछिए मत, और अगर उन गालियों पे यकीन किया जाता, जो औरतें वो गालियाँ बकती थीं, उन गालियों पे अगर यकीन किया जाए तो वो सारी की सारी औरतें जो थी वो छिनाल थीं। और उनके अपने-अपने पुरुषों के साथ, तो उनके मतलब जो उनके पति थे उनके साथ तो वो रहती थीं। उनके अलावा उन उन सारी की सारी के एक-दूसरे के कम से कम बताती थी, जैसा औरतें उसमें जो गालियाँ बकती थीं, कि उनके सबके जो थे मतलब परपत दरअसल यार थे। मतलब उनका कहने का मतलब ये हुआ करता था कि यार तो तेरे, वो एक बतावे कि तेरे तो वो फला-फला तो हुआ फसल है, तो कहता है हुआ फसल है, तो कहता है हुआ फसल है। इस तरीके से होता था। मतलब अगर उनकी बात पे यकीन किया जाता तो उसमें से हर स्त्री जो थी वो परपुरुषगामिनी थी, जिसके अपना भतार तो था ही, उसके अलावा 4-6 यार भी थे। ऐसा वो लोग एक-दूसरे के बारे में बताती थी। और उसके बाद झगड़ा करते-करते पूरी तरीके से मतलब समझ लीजिए कि एक-दूसरे का छोटा-छोटा वो होने लगता था। अब वो जब झगड़ा संग्राम इतना बढ़ जाता था कि मतलब वो उसका जो मतलब जो शोर था वो पूरा मोहल्ला गुंजाने लगता था, तब उन सब औरतों के पति जो थे आकर के रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन पुरुष कितना असहाय होता है ये मैंने पहली बार उसी समय जान लिया था। बाद में तो खैर कई अवसर आए जब मैंने उसको जाना, कि वो औरतें जब पुरुष उनके बीच में बेदखल बीच बचाव करने आते थे कि चुप रह, झगड़ा मत कर, तो वो सब अपने-अपने पुरुषों को धक्का देकर के पीछे ढकेल देती थी। वो औरतें जो आम तौर पे अपने पुरुषों के द्वारा सड़क पर ही पीटी जाती थी, वो भी हम लोग देखते थे। उस समय उनमें कितना बल आ जाता था, वो अपने पुरुषों को ढकेल देती थी, ये भी देखना, इसमें कोई शक नहीं भाई साहब, बड़ा नया अनुभव था। और मैंने बताया ना कि पहली बार मैंने इस बात को देखा कि पुरुष कितना असहाय होता है, और वो उन औरतों को धक्का खा के वो सब पुरुष जो थे बेचारे पीछे हट जाते थे, और केवल उन झगड़ा करती हुई औरतों को देखने लगते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। और थोड़ी देर बाद ये कह के जाए मर्दवा मेहरारू है, सुनिए ना, इतना कह के चले जाते थे। अच्छा खैर यहाँ तक तो बात समझ में आती है। उसके बाद फिर आता था दोपहर। वो दोपहर में फिर वो सब औरतें जो थे जब झगड़ा करते-करते जब शिलत हो जाती थी, थक जाती थी, तो सब चली जाती थी। एक-दूसरे को देख लेब तो के देख लेब कह के गाली देती हुई चली जाती थी। और दोपहर में उसके बाद जो भी अपना काम निपटाने के बाद दोपहर में जाड़ों में ख़ास तौर से सब बाहर आ जाती थी। और वही सारी औरतें जो एक-दूसरे का खून पीने में सुबह उतारू होती थी, सब आपस में बड़ा प्रेम से बतियाती थी, और जो कुछ भी होता था, कोई जुआ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना पुतरौ-भतरौ कर रहा है। पुतरौ मतलब अपने आदमी और बच्चों के बारे में बता रहा है। वो बनारस के शब्द उसको पुतरौ-भतरौ बोलते हैं। ये सब करती रहती थी। या और फिर शाम को अपना काम निपटाती थी। उस समय ऐसा लगता था कि इन औरतों से ज़्यादा एक-दूसरे की मित्राणी कोई है ही नहीं, जब वो समझो दोपहर का नज़ारा होता था। और दूसरे दिन फिर सुबह वैसी भयानक कोलाहल के साथ जो थी नींद खुलती थी। तो ये सब तो ख़ैर एक बड़ा देखने में अनुभव था ही, मुझे आज तक उसको याद करके हँसी आती है। लेकिन मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, मैं भी अच्छा खासा उम्र-दराज़ हो गया, कि आखिरकार उस झगड़े का कारण क्या था जिस कारण फिर सुबह-सुबह रोज़ झगड़ा होता था, और रोज़ होता था। मतलब एक बार ऐसा नहीं था कि किसी दिन ना होता, इट वाज़ अ डेली जिसको कहना चाहिए कि रूटीन। रोज़ झगड़ा होता था, रोज़ उन औरतों के जो छोटा-छोटा हुआ होती थी, मारपीट होती थी। उस समय उनको झगड़ा करते देख के लगता था कि अगर इनका बीच बचाव न किया गया तो ये खून पी लेंगी। और जब पुरुष बीच बचाव करने आते थे तो वो सब उनको भगा भी देती थी, और खुद ही झगड़ा खत्म हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो खून पीने की नौबत आती। लेकिन जब झगड़ा प्रचंड होता था तो यही लगता था कि अब इनको अगर नहीं रोका गया तो मार डालेंगे एक-दूसरे को, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ये प्रसंग मुझे आज भी याद करके बड़ा आनंद आता है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने इसमें से ऐसा कोई प्रसंग देखा या नहीं देखा। लेकिन अगर ये प्रसंग को सुन के आपको आनंद आया हो,
तो आप मेरी आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर करिए और देखिए इसको, और आपको फिर ऐसे ही प्रसंग लेकर के मैं आऊँगा। और फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को इसके बारे में बताइए। और हाँ, अपने भी ऐसे अनुभव जो है वीडियो बना कर के आप ईमेल पे भेज सकते हैं, उसको भी हम ज़रूर देंगे ताकि आपके जीवन के जो ऐसे मज़ेदार अनुभव हो उनका आनंद बाकी लोग भी उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।